नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। साथियों, मैं सौरभ सिंह। देखो, मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की लास्ट क्लास लेकर, और ये क्लास कंप्लीट होने के बाद आपका सिलेबस पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि हमने कार्बन के एलोट्रोप्स तक यानी कि कार्बन के अपरूप तक पहली वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया था, है ना। कुछ समय लग गया, बिल्कुल। ये क्लास अब आपके सामने प्रस्तुत है और इस क्लास में हम कार्बन के बचे हुए पार्ट, जिसको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हो यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी आप जानते हो, उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और इसके कंप्लीट होने के बाद आपका सिलेबस पूर्णतः कार्बन का भी कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में एक बच्चे ने कहा था, सर कोलॉइड क्या होते हैं, इसकी पीडीएफ डलवा दीजिएगा। तो मैंने कोलॉइड की पीडीएफ भी इसमें लास्ट में अटैच की हुई है। तो कोलॉइड कोलॉइड क्या होते हैं उसको भी आप इसमें देख लीजिए। हिंदी में इन्हें पायस कहा जाता है, तो उसकी भी पीडीएफ इसमें लास्ट में अटैच है। आपको कंप्लीट एक एक पॉइंट सब कुछ कंप्लीट मिलेगा। बस शर्त ये है मेरे मित्र, तुम ईमानदारी से पढ़ो, तो है ना। ऐसा कोई टॉपिक यदि आपको लग रहा है कि रह गया है, मैंने अपनी तरफ से पूरा एक एक कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक एक चीज कवर की है दोस्त। अगर तुम्हें लग रहा है कि वास्तविकता में कुछ रह गया है मेरे भाई, या कुछ पेंडिंग है, तो आप उसको बिल्कुल हमें बताइएगा, तो हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन शर्त ये भी है कि आप पहले उसको देख लीजिए कि वास्तविकता में कहीं वो क्लास तो नहीं हो चुकी है। आपसे हो सकता है वो क्लास मिस हुई हो, आपने उस क्लास को देखा ना हो। ठीक, आप देख लेते हो। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मैंने सारी क्लासें बहुत अच्छे तरीके से देख ली और ये चीज़ इसमें और ऐड ऑन हो जाती तो और अच्छा रहता, तो बिल्कुल हम उस चीज़ को दोबारा से करा देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन शर्त यह है कि आप भी पहले एक बार पूरा सिलेबस चेक करिए, क्योंकि संभवतः पूरी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, सब कुछ मिल चुका है। और साथ में आप प्रैक्टिस सेट को भी थोड़ा सा ध्यान दे लो। प्रैक्टिस सेट में भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। देखो, हर एक चीज़, अगर थोड़ी बहुत कोई चीज़ रह जाती है तो उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से कवर करते हैं। ठीक है मेरे मित्र, हालांकि ये विनर्स बैच की क्लास है, फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के, उसमें भी केमिस्ट्री बहुत अच्छे खासे लेवल की आती है। तो आप वो प्रैक्टिस सेट आपके रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। आप एक बार वो सारे 20-25 प्रैक्टिस सेट अगर आप देख लोगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी यहाँ से तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपके क्वेश्चंस के माध्यम से वहां पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन में बहुत अच्छे लेवल की साइंस आती है। ठीक है मेरे मित्र, अगर ये कहीं आरपीएफ की साइंस होती तो मैं आपको मना कर देता कि भाई वहां के प्रैक्टिस सेट मत करना। मैंने आपको बिहार पुलिस के भी प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, लेकिन मैं उनका सजेशन आपको नहीं दे रहा हूं। लेकिन एएलपी के प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, क्योंकि उनका लेवल अच्छा है। आप एक बार सारे प्रैक्टिस सेट साथ में जरूर लगा लीजिएगा, इससे आपको ही मजबूती मिलेगी। मैं बार बार इस बात को पॉइंट आउट कर रहा हूं। चलिए, हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पार्ट 2 की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कार्बन के एलोट्रोप्स तक। अब उसके आगे की कहानी को जानते हैं, क्या है मसला। ठीक है मेरे भाई, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कंपाउंड्स पार्ट, ठीक है भैया। देखो, अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कार्बन एवं इसके यौगिक, एवं इसके यौगिक भाग 2, यौगिक भाग 2। ठीक है भैया, चलो अब बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझ लेना तुम। देखो, अब हम बात करेंगे मुख्यतः यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, यानी कि जैविक यौगिक के बारे में हम बात करेंगे। तो हेडिंग हम लगा लेते हैं मेरे मित्र, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। क्या लगा लेंगे, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
ऑफ कार्बन। जी गुरु जी। ठीक, अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं मेरे मित्र, इसको हम कहते हैं कार्बन के जैविक यौगिक। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, कार्बन के जैविक यौगिक। ठीक है, चलो अब बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कार्बन के जैविक यौगिक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई। कार्बन के जैविक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं जिनको हम अंग्रेजी में एलिसाइक्लिक कहते हैं, हिंदी में इन्हें खुला बंद श्रेणी कहा जाता है। लिख लेते हैं हम। अगर हम बात करें तो इनके मुख्यतः दो प्रकार होंगे। पहला तो एलिसाइक्लिक, इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक, और इन्हें कहते हैं एलिसाइक्लिक यानी कि और ओपन चेन कंपाउंड। क्या कहेंगे, ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है मेरे मित्र, एलिसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है गुरुजी, कोई समस्या नहीं। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मेरे भाई क्लोज्ड चेन कंपाउंड या साइक्लिक, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ठीक है सर, हिंदी में इन्हें क्या कहा जाएगा मेरे मित्र, अगर हम हिंदी में लिखें तो इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, खुली बंद श्रेणी, खुली बंद श्रेणी। ठीक है गुरुजी, कोई समस्या नहीं। या श्रृंखला लिख लो आप, जो भी आपको अच्छा लगे, श्रृंखला भी लिख सकते हो। ठीक है। दूसरा, अगर हम उधर देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे मित्र, चक्रीय या बंद बंद श्रृंखला। ध्यान से सुनिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइक्लिक को हिंदी में चक्रीय या बंद बंद बंध। अब ये बॉन्ड के बारे में बात हो रही है, बंद बंद बंध श्रृंखला। ठीक है भैया, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखो, अब जो साइक्लिक कंपाउंड है इसके दो भाग हो जाते हैं, एक होमोसाइक्लिक और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। समझना, साइक्लिक यानी कि चक्रीय या बंद बंद बंध श्रृंखला के दो भाग अलग अलग हो जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं दोस्त, इनको कहते हैं, इनको कहते हैं होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हिंदी में क्या कहेंगे, समचक्रीय यौगिक। क्या कहेंगे, समचक्रीय यौगिक। जी गुरुजी। ठीक, अच्छा, दूसरे को हम क्या कहेंगे, दूसरे को हम कह सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक। दूसरे को हम क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक यानी कि ये हो गया समचक्रीय, और दूसरे को क्या लिखेंगे, विषम चक्रीय, विषम चक्रीय। ठीक है मेरे भाई। अब देखो, अगर हम बात करें तो समचक्रीय के भी दो प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से, समचक्रीय के दो प्रकार हो जाते हैं, एक तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, दूसरा, देखो अगर हम समचक्रीय के बारे में बात करें तो समचक्रीय के दो प्रकार हो जाते हैं, एक तो एलिसाइक्लिक। ठीक है मेरे भाई,
इसको हम क्या कहेंगे मेरे मित्र? इसको हम कहेंगे एलिसाइक्लेटिक, एलिसाइक्लाइटिक, और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड्स। ध्यान से समझिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। हिंदी में इन्हें खुशबूदार यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? खुशबूदार यौगिक कहा जाता है, खुशबूदार यौगिक कहा जाता है। अब सुनो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई मेरे भाई। अब एरोमेटिक कंपाउंड के भी दो भाग हो जाते हैं। एक जो बेंजीन से मिलकर बने होते हैं उन्हें बेंजनॉइड कहा जाता है, दूसरे जो बेंजीन से मिलकर नहीं बने होते हैं उन्हें नॉन बेंजनॉइड कहा जाता है। तो देखिए, अगर अब हम यहाँ पर बात करें तो इनके भी दो प्रकार हो जाते हैं। एक क्या कहेंगे? बेंजीन कंपाउंड कहेंगे, बेंजीन कंपाउंड कहेंगे इसे, बेंजीन कंपाउंड कहेंगे। दूसरा इसी का भाग है जिसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे नॉन बेंजनोइक कंपाउंड, नॉन बेंजीन कंपाउंड। ठीक है भैया, कोई समस्या? ये पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर है, जो उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम इसके बारे में एक एक करके हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले बात किसके बारे में होगी? एलिसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड के बारे में। ये देखिए, एलिसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, तो हेडिंग लगा लेते हैं, एलिसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है भैया, एलिसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड अगर हम बात करें तो एलिसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, इन्हें क्या कहा जाएगा मेरे भाई? खुला बंध श्रेणी, खुला बंध श्रेणी, बंध श्रेणी या श्रृंखला, जो भी आपको अच्छा लगे लिख सकते हो। ठीक, ये क्या होता है? देखो, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है मेरे मित्र? खुला बंध श्रेणी, इनमें इन्हें एलिफैटिक कंपाउंड भी कहा जाता है तथा इनमें बंद आकृति का निर्माण नहीं होता। ठीक है मेरे मित्र, इन्हें एलिफैटिक कंपाउंड भी कहा जाता है। ध्यान से सुन लो, इन्हें क्या कहा जाता है? एलिफैटिक कंपाउंड भी कहा जाता है। अच्छा, एलिफैटिक कंपाउंड यानी कि यौगिक भी कहा जाता है। ये कठिन है टॉपिक, मैं पहले बता दे रहा हूं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। कहा जाता है, ठीक। और इसमें बंद श्रृंखला का निर्माण या बंद आकृति का निर्माण नहीं होता, बंद आकृति का निर्माण नहीं होता, बंद आकृति का निर्माण नहीं होता। ठीक है भैया, नहीं होता। ठीक, अगर हम इसको लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? दे आर नोन एज एलिफैटिक कंपाउंड्स, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड स्ट्रक्चर। सीधी बात, क्लोज्ड स्ट्रक्चर। अब सर आपको एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, एग्जाम्पल गुरुजी बताइए। अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल लिख लो भैया। कौन हो सकता है? बिल्कुल मीथेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, CH4 मीथेन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अगर हम बात करें तो C2H6, दूसरा देखो C2H6, यानी कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? CH3 लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। और अगर हम इधर देखें तो इधर देखो, इसको हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? H3C, और यहाँ पर CH3। कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या? ठीक, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसी का
ये ओपन चेन है, यहाँ पर कोई भी बॉन्डेड या कोई भी बंद आकृति का निर्माण नहीं हो रहा है। ठीक, आप इसी प्रकार से ब्यूटेन का एग्जाम्पल ले लो। ये क्या हो गया, ये मीथेन हो गया, ये मीथेन हो गया। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या? ये इथेन हो गया, C2H6 यानी कि ये क्या हो गया, इथेन हो गया। ठीक, आप ब्यूटेन का ले लो यार। ब्यूटेन के बारे में अगर हम बात करें तो ब्यूटेन में कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? देखो, अगर हम बात करें तो CH3, CH और CH3। ठीक, अब इसमें एक और कार्बन लगना चाहिए क्योंकि ब्यूट है, ब्यूट के साथ हम क्या लगा देंगे भैया, CH3 और लगा देंगे। कोई समस्या यहाँ तक? किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। अब हम इसके आगे बात करते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हेडिंग लगाएंगे हम क्लोज्ड चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ये क्या होते हैं गुरुजी? इनको हम कहते हैं बंद बंध श्रेणी। क्या कहेंगे? बंद बंध श्रेणी। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा, बंद बंध श्रेणी में क्या होता है? ये बंद आकृति का निर्माण करते हैं मेरे मित्र, स्वाभाविक सी बात है, नाम से ही हमें पता चल रहा है। ये क्या करते हैं? ये बंद आकृति का निर्माण करते हैं, ये बंद आकृति का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है मेरे भाई, यानी कि अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में क्या लिख सकते हैं? फॉर्म्स क्लोज्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है गुरुजी। अच्छा, अगर हम देखें ये बंद आकृति का निर्माण करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? साइक्लोप्रोपेन का, है ना। अच्छा, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें होमोसाइक्लिक भी कहा जाता है, इन्हें होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है। कंपाउंड यानी कि यौगिक, यौगिक कहा जाता है। ठीक है भैया, कहा जाता है। कोई समस्या यहाँ तक बताओ? ठीक, अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे मित्र, इन्हें होमोसाइक्लिक कहा जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें, जैसे हमने बात की कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर आप जानते हो, ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसे देखें तो हम इसे क्या कहेंगे? साइक्लोप्रोपेन कहेंगे। जी गुरुजी। ठीक, साइक्लोप्रोपेन यानी कि हिंदी में इसे हम चक्रीय प्रोपेन कहते हैं। अब तुम एक बात बताओ, ये चक्रीय प्रोपेन क्या एक बंद त्रिभुज की आकृति नहीं बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है सर। तो अगर हम देखें तो ये क्या हुआ? चक्रीय प्रोपेन हुआ। ठीक, दूसरा, हम इसी प्रकार से हम मान लेते हैं साइक्लोहेक्सेन को। ठीक है मेरे भाई, तो अगर हम साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर देखें तो ये षटभुजाकार होता है। तो अगर हम देखें, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, ये क्या हो गया? ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है मेरे मित्र, यानी कि चक्रीय हेक्सेन हो गया। ठीक, कोई समस्या यहां तक? बोलो। ठीक, यहां तक मामला डन। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, यानी कि खुशबूदार यौगिक जो होते हैं। चलिए, हेडिंग हम लगाएंगे मेरे मित्र एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है सर, एरोमेटिक कंपाउंड को अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं? इनको हिंदी में खुशबूदार यौगिक कहा जाता है। इनको हिंदी में क्या कहा जाता है? खुशबूदार यौगिक कहा जाता है, खुशबूदार यौगिक कहा जाता है। जी गुरुजी। ठीक है मेरे मित्र, यहां तक किसी को कोई संशय, कोई परेशानी? है ना।
क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में कवर कर रहा हूँ, सीधी सी बात है ना। देखो, अगर हम बात करें तो ये कहाँ से लिया गया शब्द है? ये शब्द लिया गया है मेरे भाई वर्ड एरोमा से। एरोमा का मतलब होता है सुगंध, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड। हर एक चीज मैं बता दे रहा हूं यार, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है मेरे भाई। फ्रॉम द वर्ड एरोमा, एरोमा, ठीक। मीनिंग फ्रेगनेंस, मीनिंग फ्रेगनेंस, ठीक है मेरे भाई। अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं? यह एरोमा शब्द से लिया गया है, एरोमा शब्द से लिया गया है, लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस यानी कि सुगंध, ठीक है गुरुजी। अच्छा, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे मित्र इनके दो प्रकार होते हैं, एक तो बेंजनॉइड कंपाउंड होते हैं जिनमें बेंजीन शामिल होता है, दूसरा नॉन बेंजनॉइड कंपाउंड होते हैं, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर टाइप्स के बारे में बात करें तो टाइप्स क्या हो जाएंगे, प्रकार क्या हो जाएंगे? पहला बेंजनोइक कंपाउंड, बेंजनोइड, क्या लिखेंगे हम? पहला बेंजनोइड कंपाउंड, ठीक है गुरुजी, ठीक। दूसरा नॉन बेंजनोइड कंपाउंड। बेंजनोइड कंपाउंड को हम देख लेते हैं, कौन होंगे बेंजनोइड कंपाउंड। अच्छा, अगर आप जानते होंगे तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है C6H6, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब इसमें गुरुजी डबल बॉन्ड भी होते हैं, तो अगर हम बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड भी हमें देखने को मिलते हैं, ये हो गया डबल बॉन्ड। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये हो गए हमारे डबल बॉन्ड, ये हो गया हमारा बेंजीन, फार्मूला C6H6, ठीक है मेरे मित्र। अच्छा, दूसरा बेंजनोइक कंपाउंड क्या होता है? एक एनिलीन भी होता है, सेम ऐसा ही कंपाउंड आप देखने को मिलेगा आपको, यानी कि बस बेंजीन के साथ में जब क्या लग जाए? एनिलीन लग जाए। बेंजीन के साथ में अगर हम देखें तो क्या लग जाए मेरे भाई? बेंजीन के साथ में NH2 लग जाए, बस ये क्या बना देगा? एनिलीन बना देगा, ठीक है मेरे भाई। अगर हम देखें तो ये एनिलीन बना देगा। ये कंपाउंड क्या होंगे? बेंजनोइक कंपाउंड होंगे, ठीक है। अब नॉन बेंजनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए, अगर हम लिखना चाहें तो दूसरा दूसरा क्या हो गया? नॉन बेंजनोइड कंपाउंड। देखो, अब नॉन बेंजनोइक कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन का कोई भी रोल नहीं होता है, बेंजीन का कोई भी लेना देना नहीं होता है। ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। इनका स्ट्रक्चर मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, ये हेक्सेन होंगे, सिंगल होंगे या डबल होंगे, इस बात को भी थोड़ा सा हमें समझना पड़े। देखो, ठीक है मेरे भाई। अब आप इस तत्व को क्या कहोगे? इस तत्व, अच्छा इसमें भी डबल बॉन्ड होंगे।
अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड के बारे में बात करें तो एक तो डबल बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया। अच्छा, अलग अलग चलते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा डबल बॉन्ड। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ होगा, यानी कि अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको ट्रोपोलोन कहेंगे। ये कौन सा तत्व है, ट्रोपोलोन। कभी कभी इसको आपको पेपर में चित्र बनाकर इसका नाम पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे इसका नाम है ट्रोपोलोन। और ये कैसा कंपाउंड है, नॉन बेंजोनोइड कंपाउंड है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा, अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, यानी कि कार्यात्मक समूह जो होते हैं। हेडिंग लगाएंगे क्या, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यानी कि मेरे भाई इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, कार्यात्मक समूह। कार्यात्मक समूह कहा जाएगा। ठीक। अच्छा, आप समझिए, अगर हम कार्यात्मक समूह के बारे में बात करें तो किसी भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे जो कार्बन से मिलकर बने हुए जो यौगिक हैं, उनके गुणधर्म के लिए जो उत्तरदायी होते हैं, यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज के लिए, केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो होते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप। अगर हम बात करें तो कार्यात्मक समूह के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जैविक यौगिक के गुणधर्म के लिए उत्तरदायी होते हैं। कि वो गुणधर्म, वो जैविक यौगिक कितना रिएक्टिव होगा, कितना कम क्रियाशील होगा, या उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, कार्यात्मक समूह उत्तरदायी होते। ठीक है मेरे भाई। यानी कि अगर हम इसको देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर the properties of organic compounds. ठीक है भैया, मामला क्लियर यहाँ तक। चलिए, अब फंक्शनल ग्रुप कई सारे होते हैं, जैसे हमने अल्कोहल में बता दिया OH फंक्शनल ग्रुप हो गया। एसिटिक एसिड में आप देखते हो CH3COOH, यानी कि कार्बो एक्साइलिक ग्रुप लग गया, COOH। ठीक है, तो इस प्रकार के कई फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो इन सारे फंक्शनल ग्रुप की मैंने PDF साथ में अटैच कर दी है, आप इनको देख सकते हो। देखो, अब हम बात करें तो ये रहे सम क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स विद देयर फंक्शनल ग्रुप। इसमें प्रीफिक्स, सफिक्स सब कुछ लगा दिया गया है। अगर हम एल्केन्स के बारे में बात करें तो मेरे भाई देखो, एल्केन्स है, इसमें CC बॉन्ड ओपन चेन कंपाउंड है, और इसमें लास्ट में नाम क्या आता है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो जो लास्ट में एन आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, सफिक्स कहेंगे। ठीक है मेरे मित्र, कोई समस्या। फंक्शनल ग्रुप C, सिंगल बॉन्ड C, और इसमें क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन अटैच होंगे। ठीक। एल्कीन्स के बारे में बात करें तो एल्कीन्स को लास्ट में ईन कहा जाता है, यानी कि इनका सफिक्स ईन है। ये प्रीफिक्स इनका क्या होगा, एल्केनाइन होगा, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड C होगा, क्योंकि आप जानते हो कि एल्कीन है यदि, तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होंगे, और अगर एल्काइन हो गया तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। ठीक है मेरे भाई। और जैसे इथाइन, मिथाइन, ब्यूटाइन, ठीक है, प्रोपाइन, ये सारे कितने हो गए, यहाँ पर सफिक्स क्या लग जाएगा, आइन लग जाएगा। अब अगला कॉन्सेप्ट देखो,
अगर हम ठीक इसी प्रकार से नाइट्राइल्स को देखें, ईथर्स को देखें, ईथर्स क्या है, ROR, एल्कोक्सी, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर एग्जाम्पल भी दे दिया, मिथॉक्सी, मीथेन, CH3O CH3। यानी कि अगर हम देखें, इसके बाद कार्बोक्साइलिक एसिड आ गए। कार्बोक्साइलिक एसिड का ग्रुप क्या है, COOH। अच्छा, इनको मिथनोइक एसिड के नाम से, ओइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, जैसे CH2 COOH, इसको हम क्या कह देंगे, प्रोपेनोइक एसिड। क्यों? क्योंकि भैया चार यहाँ पर 3 कार्बन मौजूद हैं, 1 2 और 3, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रोपोनोइक एसिड हो जाएंगे। ठीक है मेरे मित्र। अच्छा, ईस्टर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ईस्टर्स का ग्रुप क्या हो जाएगा, COOR, और ये क्या होता है हमारा, एल्कोएक्सी कार्बोनाइल, और इसको लास्ट में O8 कहा जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हम क्या कहेंगे, मिथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है मेरे भाई। अब आप यहां से IUPAC नाम को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। अच्छा, अब ये देखो, ये क्लास ऑफ कंपाउंड्स आ गए, एसाइल हैलाइड्स के, एरिन्स के, हैलाइड्स के, अल्कोहल्स का ग्रुप OH, एल्डिहाइड्स। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप आपको दिए हुए हैं, है ना, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है मेरे मित्र, आप एक बार इनको जरूर देख लीजिएगा। सारे फंक्शनल ग्रुप में मैंने विद नेम के साथ, सफिक्स प्रीफिक्स सबके साथ अटैच किए हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम यहां पर जो बात करने वाले हैं दोस्त, अब हम बात करेंगे ठीक है मेरे मित्र। तो अब अगर हम देखेंगे तो यहां पर कार्बन अब क्या करता है, कार्बन सीरीज फॉर्मेशन करता है मेरे मित्र। तो एक कार्बन का तत्व होता है कार्बन फ्रॉम सीरीज, कार्बन फॉर्म्स सीरीज। ठीक है दोस्त, पीछे आप बिल्कुल आप चेक कर लीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप सारे मैंने PDF के फॉर्म में आपको दे दिए हैं। अच्छा, कार्बन फॉर्म सीरीज का मतलब क्या हुआ, कार्बन श्रृंखला बनाता है। क्यों बनाता है, कारण आप जानते हो कि कार्बन की सबसे बाहरी सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। इसके कारण ये क्या करता है मेरे भाई, ये श्रृंखला बंधन करता है। तो ये किस प्रकार की श्रृंखला बनाता है, प्रश्न अब ये उठता है। अगर हम बात करें तो कार्बन क्या करता है मेरे मित्र, श्रृंखला बनाता है, श्रृंखला बनाता है। और अगर हम बात करें तो इसकी सबसे पहली जो श्रृंखला है, इसको हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रृंखला, यानी कि होमोलॉगस सीरीज। क्या लिखेंगे हम इसको, होमोलॉगस सीरीज। ठीक है मेरे भाई। चलो, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, इसको हिंदी में कहेंगे सजातीय श्रृंखला। क्या कह देंगे बाबू, सजातीय श्रृंखला। ठीक है मेरे मित्र। अगर हम सजातीय श्रृंखला के बारे में बात करें तो सजातीय श्रृंखला है क्या, कंपाउंड ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के वे यौगिक जिनका फंक्शनल ग्रुप यानी कि कार्यात्मक समूह तो एक समान हो, लेकिन उनमें कार्बनों की संख्या अलग अलग हो। ठीक है मेरे भाई। यानी कि अगर हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, सजातीय श्रृंखला में ऐसे यौगिक, ऐसे कार्बन के यौगिक, ऐसे कार्बन के यौगिक जिनका कार्यात्मक समूह क्या हो, समान हो। जिनका मेरे भाई कार्यात्मक समूह क्या हो, समान हो। कार्यात्मक समूह क्या हो, समान हो। ठीक है भैया। यानी कि अगर हम यहां पर बात करेंगे तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ
कार्बन which have same functional group, same functional group। ठीक है भैया, सेम फंक्शनल ग्रुप। अब आप कहोगे सर हमें एग्जाम्पल भी जानने हैं, यानी कि इनका एग्जाम्पल क्या होगा। तो देखो, अगर हम बात करें तो CH4 लिख लो बाबू, मीथेन। ठीक, फंक्शनल ग्रुप क्या है, एन है। अभी पीछे ही बताया है, PDF में दिया भी गया है, मैच कर लेना। ठीक है मेरे भाई। दूसरा, मीथेन के बाद अब हम बात करें तो किसका नाम लिख सकते हैं, C2H6 यानी कि ईथेन। ठीक है भैया। उसके बाद अगर हम बात करें तो ईथेन के बाद क्या लिख लें, C3H8 यानी कि प्रोपेन। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। C3H8 यानी कि प्रोपेन। अब बताओ एटसेट्रा, अब आगे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, आप कुछ भी लगाते चले जाओ। ठीक है मेरे भाई। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कुछ भी बनाते चले जाओ, इन सभी का फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ANE। ठीक है मेरे भाई। और ये सभी सिंगल बॉन्ड से मिले हुए हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक, अगर हम बात करें तो सिंगल बॉन्ड से मिले हुए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे मेरे मित्र, इसे हम होमोलॉगस सीरीज कहेंगे, यानी कि सजातीय श्रृंखला कहेंगे। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, समवयवीयता क्या होता है। हेडिंग लगाओ, आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म यानी कि समवयवीयता। ठीक है मेरे मित्र। अगर हम आइसोमेरिज्म के बारे में बात करें तो आइसोमेरिज्म क्या है, यानी कि इनका आणविक सूत्र समान होगा लेकिन संरचनाएं अलग अलग हो जाएंगी। बात समझे, इनका जो फॉर्मूला होगा वो तो समान होगा, लेकिन इनकी संरचना क्या हो जाएगी, इनकी फॉर्मेशन स्ट्रक्चर जो होगा वो पूरी तरीके से अलग अलग हो जाएगा। लिख लेते हैं हम इसको। अगर हम यहाँ पर लिखें तो इनका आणविक सूत्र समान होगा, सूत्र समान होगा बाबू। ठीक है, बहुत थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है। आणविक सूत्र समान होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन इनकी संरचनाएं क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन बाबूजी संरचना जो होगी, संरचना अलग अलग होगी। यकीन नहीं आता, हम नहीं मानते सर। मत मानो तो काहे मानोगे, मानना भी नहीं चाहिए। संरचना क्या होगी, अलग अलग होगी। मेरे मित्र, अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है मेरे भाई, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है मेरे मित्र, किसी को कोई डाउट, कोई संदेह, कोई संशय, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहां तक तो। ठीक है मेरे भाई। अब बहुत ध्यान से समझना, यानी कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। उदाहरण बताओ सर, हम एग्जाम्पल के बिना नहीं मानेंगे। देखो, अगर हम देखें तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं दोस्त। एग्जाम्पल के लिए, अरे यार, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखेंगे तो हम पहले एन पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि एन पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो, कार्बन CH3, ठीक है मेरे भाई, CH3, CH2, 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 अरे यार, CH2 और लास्ट में क्या आ जाएगा ना, CH3 आएगा। ठीक है मेरे भाई, CH3। कॉन्सेप्ट क्लियर है। CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, ये किसका स्ट्रक्चर है मेरे भाई, ये है एन पेंटेन का। एन
पेंटेन का। क्यों गुरुजी? क्योंकि भैया यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 2 7 2 9 2 11। ठीक है, 3 2 5 2 7 2 9 2, देखो 3 2 5 2 7 2 9 3 12, 12 हाइड्रोजन है। ठीक, अच्छा अगर हम देखें तो एन पेंटेन का एक स्ट्रक्चर और होता है, वो क्या होता है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आइसोपेंटेन। देखो अगर हम देखें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बनेगा मेरे भाई? CH3 आ जाएगा सबसे पहले, फिर आ जाएगा हमारा CH, फिर आ जाएगा CH2 और फिर आ जाएगा CH3। अब आप कहोगे कि गुरुजी इसमें कौन सा नया स्ट्रक्चर आपने बना दिया? भैया अलग स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर 4 ही कार्बन हुए थे, इसमें एक कार्बन और अटैच होगा और ये जो कार्बन यहाँ पर अटैच होगा वो होगा CH3। यानी कि अब हम देखें तो क्या हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन होने चाहिए। 3 3 6 1 7 2 9 3 12 हाइड्रोजन। इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आइसोपेंटेन। ठीक है मेरे भाई, बताओ इसे कोई दिक्कत? अगर हम बात करें तो ये हो गए हमारे आइसोमेरिज्म हो गए। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या? ठीक, ठीक दोस्त, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा IUPAC के नामकरण के बारे में, लेकिन उससे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर लेंगे थोड़ी सी। हम किसके बारे में बात कर लेंगे मेरे भाई? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर लेंगे। चलिए हेडिंग लगाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या लगाएंगे? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या हुआ सर? हाइड्रोकार्बन्स का मतलब हुआ, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या हुआ? जब कार्बन और हाइड्रोजन मिल जाए उसे ही हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है सर, ठीक। अगर हम बात करेंगे तो जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर यौगिक बनाते हैं तो उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, जब कार्बन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर यौगिक बनाते हैं, मिलकर यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर यौगिक बनाते हैं तो उस यौगिक को उस उस यौगिक को यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन कहा जाता। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या यहाँ तक? अच्छा, अगर हम देखेंगे व्हेन हाइड्रोजन एंड कार्बन मेक कंपाउंड्स, कार्बन मेक्स कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है भैया, यहां तक किसी को कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इनके दो प्रकार होते हैं, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। चलिए इनको भी समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, टाइप्स यानी कि अगर हम देखें तो प्रकार। ठीक है मेरे भाई, प्रकार किसके? हाइड्रोकार्बन के। ठीक है मेरे भाई, पहला पहला अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि इसको हम संतृप्त यौगिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरे बारे में बात करें तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है भैया, कोई समस्या? यानी कि इसको हम हिंदी में क्या लिख सकते हैं? इसको असंतृप्त यौगिक लिख सकते हैं, असंतृप्त यौगिक। ठीक है गुरुजी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए, अगर ये असंतृप्त यौगिक है तो संतृप्त यौगिक क्या होते हैं मेरे भाई? संतृप्त यौगिक जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि जब कार्बन, सीधी बात है, जब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध हो, एकल बंध हो, यानी कि अगर हम इसको देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो, अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? व्हेन कार्बन्स आर bonded by single bond, bonded by single bond, single bond। ठीक है गुरुजी। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए, असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है मेरे भाई, तो अगर हम देखें तो जब कार्बन या इसको द्विबंध हो, द्विबंध हो, या कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध हो, त्रिबंध हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त यौगिक कहते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? यानी कि व्हेन देयर इज डबल बॉन्ड between carbon and carbon, and there may be triple bond, there may be triple bond between कार्बन एंड कार्बन। क्लियर हो गई बात? यहां तक क्लियर हो गया? यानी कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार क्या क्या होते हैं, ये उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये तो हो गए असंतृप्त कार्बन कंपाउंड। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब हम इसको समझते हैं कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। चलिए देख लेते हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गए, चलो इनका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। ये प्रकार हो गए, ठीक। चलिए, फॉर्मूला ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है मेरे भाई, चलिए। हाँ ठीक है, कोई समस्या नहीं। चलो देखो, हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्मूले देखो। हाइड्रोकार्बन्स के सूत्र देखो, हाइड्रोकार्बन्स के सूत्र देखो। देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम एल्केन्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, एल्केन्स यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड कार्बन्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। सैचुरेटेड कार्बन
कार्बोनिक कंपाउंड। ठीक है मेरे भाई, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा मेरे भाई CnH2n+2। एग्जाम्पल में लिख दोगे मीथेन, यानी कि CH4, C2H6, C3H8 एटसेट्रा। बताओ, कोई दिक्कत? दूसरा, अब हम अगर डबल बॉन्ड वाले के लिए लिखें तो डबल बॉन्ड वाले के लिए फॉर्मूला हमें क्या लगाना पड़ेगा? डबल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मेरे भाई। ये बात हो रही है एल्कीन के लिए। एल्कीन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। ठीक, CnH2n का मतलब क्या हो गया? मान लो यहां पर C1H2 या C2H4, फिर C3H6 हो गया, ठीक है, और C4H8 हो गया, ठीक है मेरे भाई, एटसेट्रा। ये हो गए डबल बॉन्ड वाले कार्बन, जिनको आप एल्कीन कहते हो। चलो, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? एल्काइन के बारे में। एल्काइन के बारे में तो इनका फॉर्मूला CnH2n-2 हो जाएगा। ये क्या है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा नाटक मत करना मेरे भाई, सीधी सी बात है। ये एल्केन है, सिंगल बॉन्ड लिखा हुआ है। ये डबल बॉन्ड, द्विबंध तुम्हें हिंदी में समझ में आता है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया डबल बॉन्ड। और अगर हम एल्काइन लिखें तो ये हो गया मेरे भाई ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध होंगे और इनका सूत्र क्या हो जाएगा मेरे भाई? एग्जाम्पल आप कुछ भी लगा लो। अगर हम देखें तो C2H4-2, C2H2, बोलो क्लियर है? ठीक, अगर हम यहाँ पे n का मान 2 रखेंगे तो भैया C2 हो जाएगा और H 2 दूना 4 -2 C2H2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो 3 रख देंगे तो 3 दूना 6 C3H4, यही बनेगा भाई। C3 3 दूना 6 और 6 में से 2 गए, 4 बचे, तो एटसेट्रा। क्लियर हो गई बात? अब थोड़ा सा हम IUPAC नाम को भी देखेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात मेरे मित्र। अब हम थोड़ा सा IUPAC के मैटर को समझ लेते हैं। अगर हम बात करें तो IUPAC का मतलब क्या है? देखो, IUPAC नेम क्या है? IUPAC नेम्स, ध्यान से सुनो। IUPAC नेम्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये कार्बन के यौगिकों को नाम देने का एक अंतरराष्ट्रीय नियम है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें, जब जब एक कार्बन हो यानी कि कार्बन की संख्या, ठीक है मेरे भाई, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हम सीधा सा ये लिख लेते हैं, यहाँ पर लगते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स और यहाँ पे लिख देते हैं नेम। ठीक, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर लिख देते हैं कार्बन की संख्या। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि कार्बन की संख्या के आधार पर ही हम नाम का डिसाइड करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा यौगिक का नाम किसका? यौगिक का। ठीक, अब उसके साथ, कार्बन के साथ चाहे नाइट्रोजन जुड़े, हाइड्रोजन जुड़े, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम देखें तो जब कार्बन की संख्या 1 होगी, कार्बन की संख्या क्या होगी? 1 होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम मेथ कहेंगे, मेथ। ठीक है मेरे भाई, जब कार्बन की संख्या क्या होगी मेरे भाई? कार्बन की संख्या 2 होगी, कार्बन की संख्या 2 होगी तो हम इसे एथ कह देंगे। ठीक है, कार्बन की संख्या 3 हो जाएगी तो इसे प्रोप कह दिया जाएगा। ठीक, कार्बन की संख्या 4 होगी तो इसे ब्यूट कह दिया जाएगा।
ठीक। चौथा, कार्बन की संख्या अगर 5 होगी तो इसे पेंट कह दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगर इसी प्रकार से कार्बन की संख्या 6 हो गई तो इसे हेक्स कह दिया जाएगा। 7 होगी तो हेप्ट, 8 होगी तो ऑक्ट। ठीक है मेरे भाई, एटसेट्रा। क्लियर हो गई बात। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कार्बन 1 है तो CH3 हमने लिखा या CH4 लिखा, CH4 लिखा तो क्या हो गया, मीथेन हो गया। ठीक है, मेथ से शुरुआत होगी, दूसरा एथ से शुरुआत होगी, प्रो, ब्यूट, पेंट एटसेट्रा, ये हो गई। क्लियर है बात। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कार्बन के बाद अब हम बात करते हैं एल्कोहल्स के बारे में, क्योंकि अगर कार्बन पढ़ रहे हैं और शराब का जिक्र ना आए तो ऐसा कार्बन पढ़ने से मतलब ही क्या। ठीक है मेरे भाई, तो एल्कोहल्स को देखते हैं, एल्कोहल को समझते हैं। एल्कोहल में सबसे पहली बात, कार्यात्मक समूह कौन सा लगेगा। एल्कोहल्स में कार्यात्मक समूह काम करेगा OH। कार्यात्मक समूह जो काम करेगा मेरे मित्र, वो काम करेगा OH। ठीक है गुरुजी। OH, एल्कोहल का सूत्र क्या होगा, अगर हम फार्मूला देखें, फार्मूला यहां पे लिख दो भैया, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, OH। फॉर्मूला यानी कि सूत्र अगर हम देखें तो सूत्र मेरे मित्र हो जाएगा, सूत्र इसका हो जाएगा CnH2n प्लस 1 OH। CnH2n प्लस 1 OH। ठीक है भैया, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, CnH2n प्लस O, CnH2n प्लस 1 OH। ये इसका सूत्र हो गया। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक चीज आपको बता देते हैं। एक एल्कोहल है मिथाइल एल्कोहल, इसके बारे में सर आपने जिक्र क्यों किया, क्योंकि मेरे भाई मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल यानी कि इसका नाम होता है, फॉर्मूला होता है CH3OH। ठीक है मेरे भाई, CH3OH। और ये है क्या, ये रंगहीन और विषयुक्त पदार्थ है। ये है क्या मेरे भाई, ये रंगहीन और विषयुक्त, विषयुक्त क्या है, विषयुक्त द्रव है जिसकी सुगंध शराब जैसी होती है। द्रव है जिसकी सुगंध शराब जैसी होती है, शराब जैसी होती है। क्लियर बात है। ठीक है मेरे भाई। अगर हम इसको अंग्रेजी में लिखें तो अंग्रेजी में क्या लिख सकते हैं हम, इट इज कलरलेस एंड poisonous liquid, smells like wine, smells like wine। क्लियर हो गई बात। यहां तक मिथाइल अल्कोहल। अब इसकी सबसे अच्छी कहानी क्या है, इसकी अच्छी सबसे कहानी ये है कि इसे मेरे भाई लकड़ी की आत्मा भी कहा जाता है, यानी कि वुड स्पिरिट भी कहते हैं इसको। ठीक है मेरे भाई, इसे हम क्या कहेंगे, इसे लकड़ी की आत्मा कहा जाता है, लकड़ी की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ लकड़ी का दहन करता है मेरे भाई। लकड़ी की आत्मा कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, नोन एज वुड स्पिरिट, नोन एज वुड स्पिरिट। ठीक है भैया, स्पिरिट। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक। चलिए अब हम इसके बाद बात करेंगे इथाइल अल्कोहल के बारे में। चलिए अगर हम बात करें तो क्या होता है इथाइल अल्कोहल, देख लो मेरे भाई। देखो अगर हम बात करें दोस्त तो हेडिंग लगाएंगे आप, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला देख लो।
अगर हम बात करें तो सूत्र इसका क्या होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे मित्र, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होगा इसका अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, फॉर्मूला हो जाएगा C2H5OH। ठीक है मेरे भाई, C2H5OH। कोई समस्या? इसे हम क्या कहेंगे, इथाइल अल्कोहल कहेंगे। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, तो देखिए अगर हम बात करें तो C2H4 यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों क्या होंगे, C2H4 हैं। तो मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में बताया कि यदि फॉर्मूला CnH2n के रूप में आ रहा हो तो हम इसको क्या लिखेंगे, CnHn के रूप में आ रहा हो तो हम अगर देखें तो यहाँ पर Cn और H2n यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन है 4 और कार्बन है 2, तो यहाँ पर हो जाएंगे डबल बॉन्ड। प्लस इसका जब पानी के साथ रिएक्शन होगा यानी कि H2O के साथ पानी के साथ रिएक्शन होगा, किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में, यानी कि H3PO4 की प्रेजेंस में, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है भैया, फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा शराब यानी कि C2H5OH, जिसको आप अल्कोहल के नाम से भी जानते हो। ये रिएक्शन जरूर याद रखना क्योंकि ये हो सकता है आपसे पेपर में पूछ ली जाए, CGL लेवल पे पूछी जाती है। CHSL और CPO के लिए बहुत कम चांस है, लेकिन CGL लेवल पे पूछ सकता है। ठीक, अब इसका उपयोग कैसे होता है मेरे भाई, तो उपयोग भी देख लो, यूजेस एज वाइन यानी कि शराब की तरह इसका प्रयोग होता है, शराब की तरह प्रयोग होता है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि शराब आप जानते ही हो भाई, पीने वाले इसी इथाइल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग कॉस्मोटिक्स यानी कि महिलाएं जो मेकअप का सामान बनाती हैं, लाली, लिपस्टिक, बिंदी, पाउडर, ये सब, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पॉलिश, ठीक है, और परफ्यूम्स बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, परफ्यूम्स बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है ना। ठीक है मेरे भाई, इसका प्रयोग होता है। अब जरा ध्यान देना, अब मेरे मित्र ये तो बात हो गई एथाइल अल्कोहल के बारे में, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब थोड़ा सा ये देखना है कि हमें किस चीज में कितना अल्कोहल देखने को मिलता है शराब के वास्ते। देखो, अब तुम्हें तो ये चीज पता नहीं होगी, हालांकि बहुत लोगों को पता भी होगी कि परसेंटेज ऑफ अल्कोहल क्या होता है। इससे क्वेश्चन कभी कभी पेपर में रख देता है, तो उसको हम देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, ठीक है मेरे भाई, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल। ठीक है मेरे भाई, तो यानी कि अल्कोहल का किस में क्या परसेंटेज होता है, जो इम्पॉर्टेंट है यार मैं वो डिस्कस करूंगा। स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे प्रकार की शराब आती है, तो मेरा यही धंधा नहीं है कि भाई किस में कितने अल्कोहल मिला रहे हैं हम, है ना, ये मेरा काम है। लेकिन हाँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा मेरे भाई कि किस में कितनी है, तो आप उनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि उससे क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। पहली चीज़ देखो मेरे भाई, ब्रांडी, है ना, इस नाम से भले ही आप वाकिफ़ ना हो, छोटे बच्चों के जब बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जाता है उनको ब्रांडी पिलाई जाती है। और सरहद पर जो हमारे फौजी होते हैं जैसे सियाचिन ग्लेशियर वगैरह में, तो उनको अपने शरीर को गर्म रखने के लिए भी ये वाइन दी जाती है। इसमें अल्कोहल का परसेंटेज कितना होता है मेरे भाई, 40% से 50% के आसपास। कितना, 40 से 50%। ठीक, एक शराब आती है जिन में कितना होता है मेरे भाई, 35 से 40%, 35 से 40% का रेशियो होता है। ठीक, अच्छा, जिन के बाद आती है रम, नाम तो सुने होंगे आप, रम के बारे में अगर हम बात करें
तो रम में कितना होता है, 45 से 55% अल्कोहल पाया जाता है, जिसको लोग बड़े ही चाव से कंज्यूम करते हैं। ठीक, अब रम के बाद वोडका की बात कर लें है ना। तो वोडका का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वोडका में कितने परसेंट अल्कोहल है, 30 से 40%, 30 से 40%। ठीक है मेरे भाई। और वोडका के बाद आखिरी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, विस्की का क्या सीन है तो विस्की भी सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली शराब है। मेरे मित्र ये प्रश्न अच्छा नहीं पूछ रहे, करे गुरुजी देसी में कितनी होती है, ये गलत चीज है ना। देखिए, तो हाँ, उसका भी फार्मूला यही होता है, C2H5OH। ठीक है दोस्त। तो विस्की का मतलब कितना हो गया, 40 से 50%। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक, चलिए अब हम इसके आगे की बात करते हैं, फ्यूल के बारे में बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए हेडिंग लगा लीजिए, फ्यूल। फ्यूल यानी कि ईंधन के बारे में, ईंधन के बारे में ध्यान से सुनिए मेरे मित्र। ठीक, अच्छा, अगर हम ठीक, ईंधन को देखो, ईंधन क्या है, ईंधन, ईंधन वो तत्व है जिसके दहन के परिमाण स्वरूप ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा का प्रयोग हम विभिन्न कामों में लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, ईंधन वो तत्व है, देखो अगर हम बात करें मेरे भाई, तो ईंधन का प्रयोग किस चीज के लिए होता है, अगर हम ईंधन के बारे में मेरे मित्र बात करें, तो ईंधन को हम जलाते हैं और उससे होती है ऊर्जा उत्पन्न। ईंधन को जलाने के बाद जब ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसी ऊर्जा से हम विभिन्न विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे गाड़ी में हमने पेट्रोल को जब जलाया, जब पेट्रोल बर्न होता है तो उससे एनर्जी टॉर्क प्रोड्यूस होता है और उसी टॉर्क से गाड़ी क्या होती है, मूव होती है। ठीक, अच्छा, अगर हम मुख्यतः तौर पर बात करें तो प्राकृतिक गैस के रूप में हमें सर्वाधिक ईंधन देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें तो प्राकृतिक गैस क्या होती है, ठीक है मेरे भाई, प्राकृतिक गैस के प्रकार कितने होते हैं, देखो प्राकृतिक गैस के प्रकार कितने होते हैं, तो प्राकृतिक गैस मेरे मित्र 2 प्रकार की होती है। प्राकृतिक गैस कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है प्राकृतिक गैस। ठीक है गुरुजी, कौन कौन से 2 प्रकार हैं, पहला प्रकार देखो, यहां पे लिख देता हूं मैं, नेचुरल गैस इज ऑफ 2 टाइप, नेचुरल गैस इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है गुरुजी, नेचुरल गैस इज ऑफ 2 टाइप्स, यानी कि अगर हम यहां पर बात करें तो पहली हो जाती है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका आपने बहुत ईंधन के मामले में नाम सुना होगा। और अब सरकार का यह प्रयास है कि सारी गाड़ियों को पेट्रोल से हटाकर किस पर शिफ्ट कर दिया जाए, सीएनजी पर या तो इलेक्ट्रिक पर। ठीक है मेरे भाई, तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें प्राकृतिक गैस का पहला प्रकार क्या है, सीएनजी। क्या है मेरे भाई, सीएनजी,
जिसको हम कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, नेचुरल गैस कहते हैं, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या कहेंगे मेरे भाई, इसको कहेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। ठीक है गुरुजी। संपीड़ित प्राकृतिक गैस क्या होती है, इसे अत्यधिक दाब पर रखा जाता है, इसलिए इसका नाम कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है। लिख देता हूं मैं, इसे अत्यधिक दाब पर रखा जाता है, अत्यधिक दाब पर रखा जाता है, इसलिए इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, प्राकृतिक गैस कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। अच्छा गुरुजी, अंग्रेजी में भी लिख दीजिए। अब अगर हम अंग्रेजी में लिखें तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे रखते हैं हम। इट इज केप्ट एट हाई प्रेशर, that's why it is known as compressed natural gas, compressed natural gas। ठीक है भैया, कोई समस्या यहां तक? चलिए, इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहेंगे। ठीक, चलिए अब दूसरी बात, अगर हम बात करें तो CNG का संगठन, यानी कि ये मिलती किससे है, ये बनती किससे है। ठीक, और उससे भी पहले हमें समझना होगा कि इसका यूज क्या है, प्रकार क्या है, प्रयोग क्या है, यानी कि प्रयोग। ठीक है, अगर हम देखें तो गाड़ियों में इसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ियों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है गुरुजी, यानी कि यूज्ड एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, यूज्ड एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, अब तुम देखते होगे कि CNG की भी गाड़ियां आ रही हैं, ट्रेन्स भी आ रही हैं, अलग अलग प्रकार की गाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब हम देखते हैं इसको, ये बनती किससे %, इसमें क्या क्या घटक होते हैं। ठीक है मेरे मित्र, तो अगर हम देखेंगे तो हेडिंग लगाएंगे CNG का संगठन, यानी कि CNG के घटक, CNG के घटक, यानी कि अगर हम इसे लिखेंगे तो कंपोनेंट्स ऑफ CNG, कंपोनेंट्स ऑफ CNG, यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, चलो अगर हम देखें तो इसे हम कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहेंगे। इसमें मीथेन कितनी पाई जाएगी, देखो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें सर्वाधिक मीथेन पाई जाती है, इसमें सर्वाधिक मीथेन पाई जाती है, सर्वाधिक मीथेन पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है। यानी कि अगर हम इसको लिखेंगे तो यानी कि मीथेन इज प्रेजेंट, मीथेन इज मोस्टली प्रेजेंट, इज मोस्टली
प्रेजेंट। अच्छा गुरुजी, अब बात आती है कि इसमें मीथेन का रेशियो कितना है। तो मीथेन का रेशियो हम लेकर चलते हैं 80 to 90%। ठीक है, परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज ऑफ मीथेन कितना हो जाएगा मेरे भाई, 80% टू 90%। क्लियर हो गई बात? बताओ, यहां तक किसी को कोई समस्या? अच्छा, दूसरा, इसमें एथेन भी पाया जाता है, प्रोपेन भी पाया जाता है और ब्यूटेन भी पाया जाता है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। अगर हम बात करें तो मेरे मित्र, इसमें एक तो हो गया मीथेन, ठीक, दूसरा इसमें इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या हो गया, C2H6, याद रखेंगे आप, है ना। तो C2H6 और प्लस और क्या पाया जाता है, इथेन के साथ प्रोपेन पाया जाता है, प्रोपेन। यानी कि अगर हम प्रोपेन का फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, C3H8, ठीक, प्लस और क्या पाया जाता है मेरे भाई, ब्यूटेन भी पाया जाता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र मेरे मित्र क्या हो जाएगा, C4H10, C4H10, ठीक। ये सारी चीजें कितनी पाई जाती हैं मेरे मित्र, ये लगभग 20% के आसपास पाई जाती हैं, 20 to 10%। क्यों ऐसा हमने क्यों कहा, इसका रीजन ये है कि अगर मीथेन 80% मौजूद होगी तो ये सारी चीजें 20%, अगर मीथेन 90% है तो ये 10%। ठीक है मेरे भाई, ये डाटा जो किताबों में दिया गया है, एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि भैया मुख्य घटक हमारा मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, CH4, यही तो हो जाता है मीथेन का फॉर्मूला। कोई समस्या यहां तक? अब मीथेन के बारे में भी थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मीथेन ईंधन का प्रमुख हिस्सा है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम मीथेन के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। चलिए बात करेंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं की जाएगी। तो अगर हम बात करें तो मीथेन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या होता है मीथेन, हेडिंग लगा लो मीथेन। ये भी फ्यूल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। मीथेन, मीथेन यानी कि अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा CH4। देखो ध्यान से, अगर हम यहां पर समझें तो CH4 क्या हो गया, मीथेन को पहली चीज मार्स गैस भी कहा जाता है, मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है गुरु, नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई, दूसरा अगर हम बात करें तो इसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। दूसरा, ये नेचुरल गैस में यानी कि प्राकृतिक गैस में प्रमुख ईंधन है भाई, प्राकृतिक गैस में प्रमुख घटक है, प्राकृतिक गैस में प्रमुख घटक है, प्रमुख घटक है ये। जी गुरु जी, यानी कि मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या? चलिए अब अगर हम बात करें तो यहां पर देखो, मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, उसके बाद अगर हम बात करें तो मेरे भाई ये पैदा कहाँ से होती है, तो ये दलदल से, अपशिष्ट से, नालों से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है भाई, दलदल से, दलदल से, दलदल से यानी कि कीचड़ से। दलदल आप समझ रहे हो ना मेरे भाई, दलदल समझते ही होगे। ठीक है, नालों से निकलती है, नालों
आदि से निकलती है, नालों यानी कि सीवेज से, सीवेज आदि से निकलती है। ठीक है मेरे भाई, निकलती है। दूसरा निकलती है, ये लिख लेना भैया, निकलती है यानी कि निकलती है। अगर हम इसको देखें तो लास्ट, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो दलदल से, नालों से, आदि से निकलती है। ठीक, ये सीवेज से निकलती है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो धान के खेत से भी ये उत्पन्न होती है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि ये उत्पन्न होगी धान के खेत से, धान के खेत से, यानी कि फील्ड ऑफ पैडी, वहां से भी आपकी CH4 मीथेन निकलती है, मीथेन निकलती है, निकलती है। ठीक है मेरे भाई, चलिए, धान के खेत से निकलती है। और अगर हम बात करें तो मीथेन ही है जिसके कारण कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है। गोबर में भी मीथेन गैस पाई जाती है। अगर हम बात करें तो गोबर से दो प्रकार की गैसें निकलती हैं। एक तो गोबर गैस यानी कि गोबर गैस, और दूसरा क्या निकलता है मेरे भाई, बायोगैस निकलती है, जिनमें मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन। मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन। ठीक है बाबू, कोई समस्या यहाँ तक, यानी कि CH4 होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगर हम बात करें तो अब हमारे पास दूसरा जो कंपोनेंट आता है वो आता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। क्या आता है मेरे भाई, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी कि LNG। ठीक है मेरे भाई, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है मेरे भाई, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, द्रवित प्राकृतिक गैस। क्या लिखेंगे, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। ठीक है भैया, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस क्या है, तो अगर हम देखें तो द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, इसमें कोयला गैस, जल गैस और प्रोड्यूसर गैस, ये 3 प्रकार की गैसें हमें देखने को मिलती हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। पहली है कोयला गैस। ठीक है मेरे भाई, जिसको कोल गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई, अगर हम बात करें तो इसके प्रमुख घटक क्या हैं, यानी कि कंपोनेंट क्या है, तो हाइड्रोजन है, मीथेन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है मेरे भाई, अगर हम इसके घटक के बारे में बात करें, कंपोनेंट के बारे में बात करें, कंपोनेंट के बारे में बात करें तो मेरे मित्र ये क्या है, हाइड्रोजन है, इसमें 47%, हाइड्रोजन है 47%। ठीक, दूसरा, हाइड्रोजन के बाद मीथेन कितनी है, मीथेन है मेरे मित्र, मीथेन है मेरे भाई 32%। ठीक है, और अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करें, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है मेरे दोस्त, कार्बन मोनोऑक्साइड है 7%। ये हो गई इसकी
पहली प्रकार यानी कि कोल गैस। ठीक, चलिए इसको हम पार्ट 1 मान लेते हैं। दूसरा, अब हम दूसरा देखते हैं। कोल गैस के बाद हमारी आ जाती है वाटर गैस, यानी कि जिसको जल गैस कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, वाटर गैस यानी कि जिसको हम जल गैस कहते हैं। ठीक है भैया, तो चलो देख लेते हैं इसको भी। अगर हम जल गैस के बारे में बात करेंगे तो जल गैस यानी कि यहाँ पर कौन कौन से मुख्य तत्व पाए जाएंगे जल गैस के। यहाँ पर हाइड्रोजन मिलेगी हमें देखने को। हाइड्रोजन कितने परसेंट होगी? हाइड्रोजन होगी मेरे भाई, हाइड्रोजन होगी 51%। ठीक है मेरे भाई, 51%। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड यानी कि CO होगी कितनी? 41%। ठीक है मेरे भाई। दूसरा, नाइट्रोजन कितनी होगी? नाइट्रोजन होगी, नाइट्रोजन होगी, नाइट्रोजन मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ठीक है, नाइट्रोजन होगी मेरे भाई 4%। और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी मेरे भाई, तो CO2 होगी 4%, ये भी होगी। ठीक, ये हो गई जल गैस। ठीक है मेरे भाई। अब लास्ट में आती है हमारी प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात, है ना? अच्छा, एक चीज ये आता है कि मेरे भाई ये कोल गैस बनी कैसे है। तो याद रखिएगा, जब कोयले को ऑक्सीजन के संपर्क में जलाया जाता है, ठीक है मेरे भाई, तो लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, यानी कि कोल इज, फॉर्मेशन लिख देता हूं ऊपर, फॉर्मेशन। ठीक है मेरे भाई, कोल इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ O2, प्रेजेंस ऑफ O2 एट टेम्परेचर कितना हो जाना चाहिए? टेम्परेचर हो जाएगा मेरे भाई 1800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है मेरे भाई, कितना है? शायद एट 1300 डिग्री सेल्सियस है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है मेरे मित्र, यहां तक बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक, चलिए अब अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। वाटर गैस कैसे बनती है? देखो, कोयले को जलाकर उसकी गैस और उसके वाष्प, जल वाष्प को अलग अलग मिला दिया जाता है। तो अगर हम बात करें तो कोल इज बर्न्ड एट 900 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस and their gas and water vapor are mixed and formation लिख लो, formation। हालांकि फॉर्मेशन पूछेगा नहीं, लेकिन जानकारी के लिए आपके पास होनी चाहिए। and their gas and water vapor are mixed, water vapor are mixed। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। यहां तक क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में बात। ठीक है मेरे भाई, ये हो गई वाटर गैस के बाद। अच्छा, एक
अब इसके बाद देख लेते हैं प्रोड्यूसर गैस क्या है। प्रोड्यूसर गैस क्या है, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं निर्माता गैस। निर्माता गैस, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO जो होगा ये 22% होगा। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन होगा मेरे भाई 8%। और अगर हम यहाँ पर देखें कार्बन डाइऑक्साइड 3%, CO2 कितना हो जाएगा 3%, और नाइट्रोजन हो जाएगा भैया 52%। ठीक है मेरे भाई, 52%। अब हम लगाएंगे किस पर अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट किसका, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG, जिससे हमारे घर में खाना बनता है, जिसको हम रसोई गैस के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम बात करें LPG क्या होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो यह गैस पेट्रोलियम शोधन में सर्वप्रथम अलग हो जाती है और इसको द्रव अवस्था में परिवर्तित कर लिया जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो यह कहाँ से अलग होती है, पेट्रोलियम शोधन में अलग होती है। पेट्रोलियम शोधन में अलग करके द्रव अवस्था में द्रव में परिवर्तित कर दिया जाता है। परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है भैया, कोई समस्या, यानी कि सेपरेट्स इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग and converted into liquid ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या यहाँ तक। अच्छा, अगर हम बात करें तो LPG का फ्यूल में भी, यानी कि अगर हम इसको देखें तो यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल। LPG के ऑटो चलते थे जो काले रंग के होते थे पहले, है ना, अभी भी चलते हैं, अब तो मोस्टली CNG हो गए, लेकिन अभी भी LPG के ऑटो महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में काफ़ी चलाए जाते हैं। यानी कि वाहनों में ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। वाहनों में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो किचन गैस के रूप में भी प्रयोग होता है। किचन गैस यानी कि रसोई गैस के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है भैया, कोई समस्या। अच्छा, अब हम इसमें देखें इसके घटक क्या क्या हैं, तो इसके घटक आप लिख लेंगे, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ LPG। अगर हम बात करें तो LPG के कंपोनेंट्स क्या हैं, सबसे पहले तो इसमें ब्यूटेन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा। ब्यूटेन कितना पाया जाएगा, ब्यूटेन कितने प्रतिशत होगा, ब्यूटेन होगा 38%। ठीक है गुरुजी। अब अगर हम बात करें तो आइसोब्यूटेन भी इसमें हमें देखने को मिलता है। आइसोब्यूटेन कितना होगा, 37%। ठीक है, आइसोब्यूटेन कितना हो गया, 37% हो गया। प्रोपेन कितना हो गया मेरे भाई, प्रोपेन हो गया 24%। ठीक है, और अगर हम बात करें प्रोपेन के साथ साथ हमें इसमें एक दुर्गंध युक्त पदार्थ भी देखने को मिलता है, जिसे इथाइल मैरकैप्टन कहते हैं। इसमें बैड स्मेल एलिमेंट देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इथाइल मरसेप्टेन। इथाइल मरसेप्टेन।
ठीक है मेरे भाई, इथाइल मर्सेप्टेन। इसको क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि मेरे भाई अगर यहाँ पर गैस लीक हो, कुछ हो, तो अत्यंत ज्वलनशील गैस होती है। मान लीजिए हमारे रसोई गैस में जो सिलेंडर रखा है उससे गैस लीक हो रही है, तो इसी तत्व के सहारे हमें यह पता चलता है कि गैस लीक हो रही है। मिथाइल इथाइल मर्सेप्टेन के सहायता से हमें यह पता चलता है, दुर्गंध से यह पता चलता है कि गैस लीक हो रही है। ठीक है मेरे भाई, अब एलपीजी के घटक आपने देख लिए। अब अगर हम बात करें तो बात करते हैं बायोगैस के बारे में। तो बायोगैस क्या होती है मेरे भाई? ईंधन भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो रहा है। बायोगैस, बायोगैस क्या है? अगर हम बायोगैस का, सबसे पहले इसमें पूछ सकता है कि इसका विकास किसने किया, यानी कि डेवलप किसने किया? तो डेवलप्ड बाय एस बी देसाई। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? एस बी देसाई। अच्छा, अगर हम बात करें तो इसमें कंपोनेंट ऑफ बायोगैस क्या होंगे, इसको भी देख लो आप। कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, ठीक है, यानी कि बायोगैस के घटक क्या होंगे, इसको जान लो। अगर हम बात करें तो इसमें मीथेन पाई जाएगी बायोगैस में। मीथेन कितनी पाई जाएगी? CH4, यानी कि मीथेन। मीथेन कितनी पाई जाएगी मेरे भाई? 50 से लगभग 75% तक ये देखने को मिलती है, 50 से 75% तक। ठीक है, दूसरा, मीथेन के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। ये कितनी देखने को मिलेगी हमें? 25 से 50% तक, 25 से 50% तक। ठीक है मेरे भाई, और नाइट्रोजन कितनी देखने को मिलेगी भाई? नाइट्रोजन देखने को मिलेगी 10%। और अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बहुत कम देखने को मिलती है, हाइड्रोजन 1% देखने को मिलती है। ठीक है मेरे भाई, ठीक। अच्छा, इसे पशुओं के गोबर गैस से भी बनाया जाता है, यानी कि गोबर गैस से भी बायोगैस के रूप में इसको बनाया जाता है। इसे घरेलू ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, रूप में प्रयोग किया जाता है। पशुओं के गोबर से बनाई जाती है ये। ठीक है भैया, पशुओं के गोबर से बनती है, जैसे कंडे, उपले, ये सारी चीजें हो गई ना, ये इसके ही उदाहरण है, बायोगैस के गोबर से बनती है। ठीक है, यानी कि फ्रॉम काउ डंग। ठीक है मेरे भाई, और यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, कोई समस्या? अब हम बायोगैस के बाद बात करते हैं अपने आखिरी कॉन्सेप्ट बायोडीजल के बारे में। ठीक है मेरे मित्र, ठीक। ठीक है मेरे भाई, पहले लास्ट कॉन्सेप्ट देखिए, बायोडीजल क्या होगा? बायोडीजल क्या होता है? बायोडीजल देखो, अगर हम बात करें तो मेरे भाई बायोडीजल है क्या? देखो, अगर हम देखें तो बायोडीजल पेट्रोलियम से प्राप्त यह एक ऑप्शन है, किसके लिए? डीजल के लिए, है ना। इसे डीजल का रिप्लेसमेंट भी कहते हैं, इसे डीजल का रिप्लेसमेंट कहते हैं, रिप्लेसमेंट भी कहा जा सकता है, डीजल का रिप्लेसमेंट भी कहा जा सकता है। ठीक है भैया, इसे कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? इसे प्राप्त किया जाता है
पेट्रोलियम से। ठीक है मेरे भाई, यानी कि डीजल नोन एज अल्टरनेटिव ऑफ डीजल, नोन एज अल्टरनेटिव ऑफ डीजल, अल्टरनेटिव ऑफ डीजल। ठीक है मेरे भाई, चलिए। और अगर हम बात करें तो इसे पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे प्रदूषण में कमी आएगी। ठीक है मेरे भाई, इससे प्रदूषण में, इससे प्रदूषण से बचने के तौर पर, प्रदूषण से बचने के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, बचने के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है दोस्त, चलिए। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है यहाँ तक? ठीक, चलिए, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे भाई। अब ये देखिए, आगे मैंने कॉलॉइड, यानी कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों की डिमांड थी, एक्स्ट्रा पॉइंट था, है ना? तो कोलॉइड के लिए भी मैंने मटेरियल लिख दिया है भाई। कोलॉइड क्या होती है तो आप देख लो। ऐसा विषमांग मिश्रण है जिसमें कण विलयन के सदिश पूरे विलयन में फैले हों और निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है, इसे हम क्या कहेंगे, कोलॉइड कहेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण, तो दूध क्या है, एक कोलॉइड का उदाहरण है मेरे मित्र। ये कोलॉइड हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसमें सस्पेंशन की अपेक्षा कणों का आकार थोड़ा और छोटा होता है। ये कोलॉइड्स की पीडीएफ है जिस पर आपको सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो साथी आज के लिए इतना ही। अगर कुछ रह गया हो तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं दोस्त, और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू। एक पॉइंट इसमें रह गया था जिसमें हम साबुन के बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं, फॉर्मूला ही डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो साबुन का सूत्र, ठीक है मेरे भाई, साबुन और डिटर्जेंट क्या है, ध्यान से समझो। ये कॉन्सेप्ट रह गया था, इसको भी कवर कर लेते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स देखो, अगर हम मेरे मित्र बात करेंगे तो सोप और डिटर्जेंट होते क्या है वास्तविकता में, ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है मेरे भाई, ये लंबी श्रृंखला के कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें सोडियम और पोटेशियम के नमक पाए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये क्या होते हैं, ये लंबी श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला वाले कार्बन के यौगिक होते हैं, कार्बन के यौगिक होते हैं मेरे मित्र, यौगिक होते हैं। ठीक है, यानी कि लॉन्ग चेन ऑर्गन कंपाउंड, लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड। ठीक है भैया, अगला कॉन्सेप्ट आप देख लो। अगला कॉन्सेप्ट अगर हम देखेंगे, ये लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड होते हैं, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट, प्रेजेंट। ठीक है मेरे भाई, यानी कि
कार्बो एक्साइलिक अम्ल पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा अच्छा, अब इसमें नमक कौन से पाए जाते हैं? नमक यानी कि सॉल्ट्स कौन से पाए जाते हैं? सॉल्ट्स यानी कि नमक कौन से पाए जाते हैं? तो अगर हम देखें तो इसमें सोडियम, सोडियम और पोटेशियम के नमक पाए जाते हैं। पोटेशियम के नमक, पोटेशियम लवण पाए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स आर प्रेजेंट, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट आर प्रेजेंट, पोटेशियम सॉल्ट आर प्रेजेंट। ठीक है भैया, कोई समस्या यहाँ तक? अच्छा, अब क्या होता है अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है? सूत्र जान लेना क्योंकि महत्वपूर्ण होता है, इससे कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। सूत्र यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? तो साबुन या डिटर्जेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई? C17H35 COONA, C17H35 COONA। ठीक है मेरे भाई, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, फॉर्मूला ऑफ सोप। ठीक है दोस्त, यहां तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इसको क्या कहा जाता है? सोडियम स्टीरिएट कहा जाता है, नोन एज सोडियम स्टीरिएट। कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे भाई? यहां तक आशा करता हूं आप सभी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कोलॉइड इसमें दे दिया है मैंने पीडीएफ के फॉर्म में। कितने कोलॉइड बन सकते हैं? एरोसॉइल, इमल्सन, सोल, पायस, फोम, इन सारे बारे में इनके सारे के प्रभाव के बारे में बता दिया गया है। टिंडल प्रभाव, प्रकाश की किरण किसी निलंबन या कोलॉइड से गुजरती है तो वो विस्तृत हो जाती है, फैलती है प्रवस्था के इसी कणों के द्वारा। इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, है ना? चलिए, सारे कॉन्सेप्ट आप कवर कर सकते हैं। आपके लिए केमिस्ट्री मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई। अब अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई कॉन्सेप्ट रह गया है तो आप बिल्कुल बताइएगा, उसको हम निश्चित तौर पर देख लेंगे। ठीक है मेरे भाई, है ना? धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी फिर कभी किसी नए बैच में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय